नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जन्म 17 सितंबर 1950 एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री, वाराणसी संसद सदस्य, सांसद, भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS सदस्य हैं। दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी का जन्म और पालन पोषण उत्तर पूर्वी गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 8 साल की उम्र में उनका परिचय RSS से हुआ। 18 साल की उम्र में उनकी शादी जशोदाबेन मोदी से हुई, जिसे उन्होंने जल्द ही छोड़ दिया और 4 दशक बाद कानूनी रूप से आवश्यक होने पर ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन्हें स्वीकार किया। 1971 में मोदी गुजरात में RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। RSS ने उन्हें 1985 में भाजपा में शामिल किया और वे पार्टी पदानुक्रम में आगे बढ़ते गए। 1998 में महासचिव बने। 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में दोषी माना जाता है और संकट के प्रबंधन के लिए इसकी आलोचना की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया गया था। उनके प्रशासन की राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई थी। 2014 के भारतीय आम चुनाव में मोदी ने भाजपा को संसदीय बहुमत दिलाया, जो 1984 के बाद किसी पार्टी के लिए पहला था। उनके प्रशासन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की और इसने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम कर दिया। मोदी ने एक हाई प्रोफाइल स्वच्छता अभियान शुरू किया, विवादास्पद रूप से बैंक नोटों के विमुद्रीकरण की पहल की और माल और सेवा कर की शुरुआत की और पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। मोदी के प्रशासन ने पाकिस्तान में एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ 2019 बालाकोट हवाई हमला किया। हवाई हमला विफल रहा, लेकिन कार्रवाई में राष्ट्रवादी अपील थी। मोदी की पार्टी ने इसके बाद हुए 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल की। अपने दूसरे कार्यकाल 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण देश भर में किसानों ने धरना दिया, जिसके कारण अंततः उन्हें औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया की देखरेख की, जिसके दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार 4.7 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हुई। 2024 के आम चुनाव में मोदी की पार्टी ने संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करते हुए सरकार बनाई। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक पतन या लोकतांत्रिक संस्थाओं, व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कमजोर होने का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग मिली है। मोदी को दक्षिणपंथी राजनीति की ओर एक राजनीतिक पुनर्गठन की इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और गुजरात दंगों से निपटने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें बहुसंख्यकवादी और बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, मेहसाणा जिले, बॉम्बे राज्य, वर्तमान गुजरात में एक गुजराती हिंदू तेली मोदघाची परिवार में हुआ था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी में आता है। वे दामोदर दास मूलचंद मोदी लगभग 1915 से 1989 और हीराबेन मोदी 1923 से 2022 की 6 संतानों में से तीसरे थे। मोदी और उनके पड़ोसियों के अनुसार मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अपने पिता के चाय के व्यवसाय में कभी कभार काम किया था। मोदी ने 1967 में वडनगर में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उनके शिक्षकों ने उन्हें एक औसत छात्र और थिएटर में रुचि रखने वाले एक उत्सुक, प्रतिभाशाली वाद विवादकर्ता के रूप में वर्णित किया। वह नाट्य प्रस्तुतियों में बड़े से बड़े किरदार निभाना पसंद करते थे, जिसने उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित किया है। जब मोदी 8 साल के थे, तब उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से हुआ और उन्होंने इसकी स्थानीय शाखाओं, प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात लक्ष्मणराव इनामदार से हुई, जिन्होंने मोदी को RSS में बाल स्वयंसेवक जूनियर कैडेट के रूप में शामिल किया और उनके राजनीतिक गुरु बन गए। जब मोदी RSS के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे,
तब उनकी मुलाकात वसंत गजेंद्र गडकर और नाथालाल जागड़ा से भी हुई, जो भारतीय जनसंघ के नेता थे, जिन्होंने 1980 में भाजपा की गुजरात इकाई की स्थापना में मदद की थी। किशोरावस्था में ही उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती कर लिया गया था। नरेंद्र मोदी की जाति के पारंपरिक रिवाज के अनुसार उनके परिवार ने जशोदाबेन चिमनलाल मोदी से सगाई की व्यवस्था की, जिसके चलते उनकी शादी तब हुई जब वह 17 वर्ष की थीं और वह 18 वर्ष के थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और घर छोड़ दिया। इस जोड़े ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन कई दशकों तक उनकी सार्वजनिक घोषणाओं में विवाह का जिक्र नहीं किया गया। अप्रैल 2014 में राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले, जिसमें उन्होंने सत्ता हासिल की, मोदी ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि वह शादीशुदा हैं और उनकी जीवनसाथी जशोदाबेन हैं। यह विवाह संपन्न नहीं हुआ और मोदी ने इसे गुप्त रखा क्योंकि वह शुद्धतावादी आरएसएस में प्रचारक नहीं बन पाते। मोदी ने अगले 2 साल उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा में बिताए। साक्षात्कारों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रमों का दौरा करने का वर्णन किया है। कोलकाता के पास बेलूर मठ, अल्मोड़ा में अद्वैत आश्रम और राजकोट में रामकृष्ण मिशन। प्रत्येक आश्रम में उनका प्रवास संक्षिप्त था क्योंकि उनके पास आवश्यक कॉलेज शिक्षा का अभाव था। मोदी के जीवन में विवेकानंद का बड़ा प्रभाव रहा है। 1968 के मध्य में मोदी बेलूर मठ पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता, पश्चिम बंगाल और असम का दौरा किया। सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में रुके। इसके बाद वे अल्मोड़ा के रामकृष्ण आश्रम गए, जहां उन्हें फिर से अस्वीकार कर दिया गया। 1968 से 1969 तक दिल्ली और राजस्थान होते हुए गुजरात लौटने से पहले 1969 के अंत या 1970 की शुरुआत में वे अहमदाबाद के लिए फिर से रवाना होने से पहले एक संक्षिप्त यात्रा के लिए वडनगर लौटे, जहां वे अपने चाचा के साथ रहते थे और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में अपने चाचा की कैंटीन में काम करते थे। अहमदाबाद में मोदी ने इनामदार के साथ अपने परिचय को नवीनीकृत किया, जो शहर में हेडगेवार भवन आरएसएस मुख्यालय में स्थित थे। वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में जनसंघ सत्याग्रह में शामिल हुए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुक्ति वाहिनी को खुले समर्थन पर प्रतिबंध लगा दिया। मोदी के अनुसार उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मोदी ने अपने चाचा की नौकरी छोड़ दी और आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए, इनामदार के अधीन काम किया। मोदी के अनुसार वह एक सत्याग्रह का हिस्सा थे जिसने राजनीतिक युद्ध को जन्म दिया। 1978 में मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक बीए की डिग्री प्राप्त की। 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए की डिग्री प्राप्त की। बाहरी दूरस्थ शिक्षा छात्र के रूप में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक किया। उनकी बीए और एमए डिग्री की प्रामाणिकता को लेकर विवाद है। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की, जो 1977 तक चली। इस अवधि के दौरान, जिसे आपातकाल के रूप में जाना जाता है, उनके कई राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और विपक्षी समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का महासचिव नियुक्त किया गया, जो गुजरात में आपातकाल का विरोध करने वाली आरएसएस समिति थी। इसके तुरंत बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी को गुजरात में भूमिगत होने के लिए मजबूर किया गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर वेश बदलकर यात्रा करते थे। एक बार एक साधु का वेश धारण किया और एक बार एक सिख का। वे सरकार का विरोध करने वाले पर्चे छापने, उन्हें दिल्ली भेजने और प्रदर्शनों के आयोजन में शामिल हो गए। वे सरकार द्वारा वांछित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित घरों का एक नेटवर्क बनाने और राजनीतिक शरणार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए धन जुटाने में भी शामिल थे। इस भूमिका में रहते हुए मोदी ने ट्रेड यूनियनिस्ट और समाजवादी कार्यकर्ता जॉर्ज फर्नांडीज और कई अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात की। मोदी 1978 में सूरत और वडोदरा में गतिविधियों की देखरेख करते हुए आरएसएस के संभाग प्रचारक, क्षेत्रीय आयोजक बन गए और 1979 में वे दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने चले गए, जहां उन्होंने आपातकाल के आरएसएस के इतिहास पर शोध किया और उसे लिखा। कुछ समय बाद ही वे गुजरात लौट आए और 1985 में आरएसएस ने उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की, जिसे पार्टी ने आराम से जीत लिया। जीवनीकारों के अनुसार मोदी की योजना जीत के लिए जिम्मेदार थी।
1986 में लालकृष्ण आडवाणी के भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद आरएसएस ने अपने सदस्यों को पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। अहमदाबाद चुनाव के दौरान मोदी के काम के कारण उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया। मोदी को बाद में 1987 में भाजपा की गुजरात इकाई का आयोजन सचिव चुना गया। मोदी पार्टी के भीतर आगे बढ़े और 1990 में उन्हें राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया, जिसने 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की 1991 से 1992 की एकता की यात्रा को व्यवस्थित करने में मदद की। मोदी ने अहमदाबाद में एक स्कूल स्थापित करने के लिए और गुजरात के भाजपा सांसद शंकर सिंह वाघेला के साथ मनमुटाव के कारण 1992 में राजनीति से एक संक्षिप्त ब्रेक लिया। मोदी 1994 में चुनावी राजनीति में लौट आए, आंशिक रूप से आडवाणी के आग्रह पर। पार्टी सचिव के रूप में मोदी की चुनावी रणनीति को 1995 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए केंद्रीय माना जाता था। उस वर्ष नवंबर में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाली। अगले वर्ष गुजरात के एक प्रमुख भाजपा नेता शंकर सिंह वाघेला ने लोकसभा चुनाव में अपनी संसदीय सीट हारने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया। मोदी, जो 1998 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चयन समिति में थे, ने पार्टी में गुटबाजी को समाप्त करने के लिए वाघेला का समर्थन करने वालों की तुलना में भाजपा नेता केशुभाई पटेल के समर्थकों को तरजीह दी। उनकी रणनीति को 1998 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए केंद्रीय माना गया और उसी वर्ष मई में मोदी को भाजपा महासचिव संगठन के पद पर पदोन्नत किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 से 2014 पदभार ग्रहण। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो रहा था और भाजपा उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें हार गई थी। सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के आरोप लगाए गए थे और पटेल की प्रतिष्ठा उनके प्रशासन द्वारा 2001 में भुज में आए भूकंप से निपटने के तरीके से खराब हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद के लिए एक नए उम्मीदवार की तलाश की और मोदी, जिन्होंने पटेल के प्रशासन के बारे में गलतफहमी व्यक्त की थी, को उनके प्रतिस्थापन के रूप में चुना गया। आडवाणी पटेल को बहिष्कृत नहीं करना चाहते थे और सरकार में मोदी के अनुभव की कमी से चिंतित थे। मोदी ने पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वह गुजरात के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे या बिल्कुल नहीं। 7 अक्टूबर को मोदी ने शपथ ली और उन्होंने 24 फरवरी 2002 को राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीतने के बाद गुजरात राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया। 2002 गुजरात दंगे। 27 फरवरी 2002 को गोधरा के पास कई सौ यात्रियों वाली एक ट्रेन में आग लग गई, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए। ट्रेन में बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थयात्री सवार थे, जो ध्वस्त बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे थे। एक सार्वजनिक बयान में मोदी ने कहा कि स्थानीय मुसलमान इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान दंगे शुरू हो गए और गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा फैल गई। ट्रेन के पीड़ितों के शवों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाने के सरकार के फैसले ने हिंसा को और भड़का दिया। स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक थी, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। लगभग 1,50,000 लोगों को शरणार्थी शिविरों में ले जाया गया। पीड़ितों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हिंसा में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और अंगभंग शामिल थे। विद्वानों का मानना है कि गुजरात सरकार दंगों में शामिल थी और स्थिति को संभालने के लिए इसे बहुत आलोचना मिली है। कुछ विद्वान स्पष्ट रूप से मोदी को दोषी ठहराते हैं। मोदी सरकार ने 26 प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिया, देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए और सड़कों पर गश्त करने के लिए सेना को बुलाया। ये उपाय हिंसा को बढ़ने से रोकने में विफल रहे। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने उस समय ऐसी कार्रवाइयां अवैध होने के बावजूद बंद के लिए समर्थन व्यक्त किया। राज्य के अधिकारियों ने बाद में दंगा पीड़ितों को शरणार्थी शिविरों को छोड़ने से रोक दिया, जो अक्सर वहां रहने वालों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। दंगों के मुस्लिम पीड़ितों को और अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा जब राज्य सरकार ने घोषणा की कि कई विद्वानों ने हिंसा को नरसंहार बताया है और अन्य ने इसे राज्य आतंकवाद का उदाहरण कहा है। मार्था नुसबाम के अनुसार अब तक एक व्यापक सहमति बन चुकी है कि गुजरात हिंसा जातीय सफाई का एक रूप थी, कि कई मायनों में यह पूर्व नियोजित थी और यह राज्य सरकार और कानून के अधिकारियों की मिलीभगत से की गई थी।
2002 की घटनाओं में मोदी की व्यक्तिगत भागीदारी पर बहस जारी रही है। दंगों के दौरान उन्होंने कहा, जो हो रहा है वह क्रिया और प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला है। बाद में 2002 में मोदी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया को संभाला था, वह इस प्रकरण के बारे में उनका एकमात्र अफसोस था। मार्च 2008 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दंगों से संबंधित कई मामलों को फिर से खोल दिया, जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड भी शामिल था, और इस मुद्दे को देखने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) की स्थापना की। अप्रैल 2009 में गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए एहसान जाफरी की विधवा किया जाफरी की याचिका के जवाब में अदालत ने SIT को हत्याओं में मोदी की मिलीभगत की जांच करने के लिए भी कहा। जुलाई 2011 में अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने अदालत को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। SIT की स्थिति के विपरीत रामचंद्रन ने कहा कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर मोदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया। SIT ने रामचंद्रन की रिपोर्ट की जांच की और मार्च 2012 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए मामले को बंद करने को कहा। ज़किया जाफरी ने जवाब में विरोध याचिका दायर की। दिसंबर 2013 में मजिस्ट्रेट की अदालत ने विरोध याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें SIT के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया गया कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दंगों में SIT द्वारा मोदी को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी। बाद में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मुख्य लेख 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव। हिंसा के बाद राज्य के भीतर और बाहर के राजनेताओं ने मोदी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तेलुगु देशम पार्टी के नेता भी शामिल थे, और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर संसद को बाधित किया। मोदी ने गोवा में अप्रैल 2002 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। चुनाव आयुक्त के विरोध के बावजूद, जिन्होंने कहा कि कई मतदाता अभी भी विस्थापित हैं, मोदी चुनाव को दिसंबर 2002 तक आगे बढ़ाने में सफल रहे। चुनाव में भाजपा ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 127 सीटें जीतीं। मोदी ने अपने अभियान के दौरान मुस्लिम विरोधी बयानबाजी का महत्वपूर्ण उपयोग किया और भाजपा ने मतदाताओं के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण से लाभ उठाया। मोदी ने मानवाधिकार उल्लंघन के लिए अपनी सरकार की आलोचना को गुजराती गौरव पर हमला बताया, एक ऐसी रणनीति जिसके कारण भाजपा ने राज्य विधानसभा में 182 सीटों में से 127 सीटें जीत लीं, 2/3 बहुमत। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार यतिन ओझा को हराकर मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र जीता। 22 दिसंबर 2002 को मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकार की बयानबाजी हिंदुत्व से गुजरात के आर्थिक विकास की ओर स्थानांतरित हो गई। उन्होंने भारतीय किसान संघ (BKS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे संघ परिवार के संगठनों के प्रभाव को कम कर दिया। जब BKS ने किसानों का प्रदर्शन किया, तो मोदी ने BKS को राज्य द्वारा प्रदान किए गए घरों से बेदखल करने का आदेश दिया, और गांधीनगर में 200 अवैध मंदिरों को ध्वस्त करने के उनके फैसले ने VHP के साथ दरार को गहरा कर दिया। मोदी ने कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ संबंध बनाए रखे। उन्होंने दीनानाथ बत्रा की 2014 की एक पाठ्य पुस्तक के लिए एक प्रस्तावना लिखी, जिसमें अवैज्ञानिक दावा किया गया था कि प्राचीन भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी सहित तकनीकें मौजूद थीं। मुसलमानों के साथ मोदी के रिश्तों की आलोचना जारी रही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 के भारतीय आम चुनाव से पहले उत्तर भारतीय मुसलमानों तक पहुंचकर खुद को उनसे दूर कर लिया, जिसके बाद वाजपेयी ने गुजरात में हिंसा को भाजपा की चुनावी हार का कारण बताया और कहा कि दंगों के बाद मोदी को पद पर छोड़ना एक गलती थी। पश्चिमी देशों ने भी मुसलमानों के साथ मोदी के संबंधों के बारे में सवाल उठाए। अमेरिकी विदेश विभाग ने उन्हें उस देश के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया। इस कानून के तहत अमेरिकी वीजा से इनकार करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) ने दंगों में उनकी भूमिका के कारण मोदी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे मोदी भारत में प्रसिद्धि की ओर बढ़े, UK और EU ने क्रमशः अक्टूबर 2012 और मार्च 2013 में अपने प्रतिबंध हटा लिए, और 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उनके चुनाव के बाद अमेरिका ने अपना प्रतिबंध हटा लिया और उन्हें वाशिंगटन DC। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव और 2009 के भारतीय आम चुनाव के दौरान भाजपा ने आतंकवाद पर अपनी बयानबाजी तेज कर दी थी।
मोदी ने 2002 के आतंकवाद निरोधक अधिनियम जैसे आतंकवाद विरोधी कानून को पुनर्जीवित करने की अनिच्छा के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की। 2007 में मोदी ने कर्मयोग लिखा, जो 101 पृष्ठों की एक पुस्तिका है जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग पर चर्चा की गई है। इसमें उन्होंने कहा कि मैला ढोना दलितों की एक उपजाति वाल्मीकि के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। चुनाव आचार संहिता के कारण उस समय पुस्तक का प्रसार नहीं किया गया था। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद गुजरात सरकार ने तटीय निगरानी के लिए 30 उच्च गति वाली नौकाओं की तैनाती को अधिकृत किया। जुलाई 2007 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए, जिससे वे उस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति बन गए। उस वर्ष के चुनाव में भाजपा ने 182 राज्य विधानसभा सीटों में से 122 सीटें जीती थीं। भाजपा के स्पष्ट हिंदुत्व से दूर जाने के बावजूद 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में मोदी के अभियानों में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्व शामिल थे। उन्होंने केवल हिंदू धार्मिक समारोहों में भाग लिया और हिंदू धार्मिक नेताओं के साथ उनके प्रमुख संबंध थे। अपने 2012 के अभियान के दौरान मोदी ने 2 बार मुस्लिम नेताओं द्वारा उपहार में दिए गए कपड़ों को पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने दाऊदी बोहरा के साथ संबंध बनाए रखे। मोदी के 2012 के अभियान में धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण जाने जाने वाले मुद्दों का संदर्भ शामिल था, जिसमें अफजल गुरु और सोहराबुद्दीन शेख की मौत शामिल थी। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नामित नहीं किया था। 2012 के अभियान के दौरान मोदी ने खुद को गुजरात राज्य के साथ पहचानने का प्रयास किया। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय मोदी ने होलोग्राम और अन्य तकनीकों का व्यापक उपयोग किया, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने में मदद मिली, जिसे उन्होंने 2014 के आम चुनाव में भी दोहराया। मोदी ने कांग्रेस की श्वेता भट्ट को हराकर मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र जीता। भाजपा ने 182 सीटों में से 115 सीटें जीतीं, जो उनके कार्यकाल के दौरान अपना बहुमत जारी रखती है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने चुनाव के बाद मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और मणिनगर के विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। आनंदीबेन पटेल ने मोदी की जगह मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। विकास परियोजनाओं। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने निजीकरण और छोटी सरकार का समर्थन किया, जो आरएसएस के दर्शन के विपरीत था, जिसे आमतौर पर निजीकरण विरोधी और वैश्वीकरण विरोधी के रूप में वर्णित किया जाता है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मोदी की नीतियों को गुजरात में भ्रष्टाचार को कम करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने राज्य में वित्तीय और प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए और 2007 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान ₹6.60 ट्रिलियन, 2023 में ₹20 ट्रिलियन या $240 बिलियन के बराबर के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए गए। पटेल और मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों ने भूजल संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण में गैर सरकारी संगठनों और समुदायों का समर्थन किया। दिसंबर 2008 तक 5 लाख संरचनाएं बनाई गई थीं, जिनमें से 1,13,738 चेक डैम थे, जो उनके नीचे के एक्वीफरों को रिचार्ज करने में मदद करते थे। 2004 में जिन 112 तहसीलों में पानी का स्तर कम हो गया था, उनमें से 60 ने 2010 तक अपने सामान्य भूजल स्तर को फिर से हासिल कर लिया था। परिणामस्वरूप राज्य का आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास का उत्पादन बढ़ गया और यह भारत में सबसे बड़ा बन गया। कपास उत्पादन में उछाल और इसके अर्धशुष्क भूमि उपयोग के कारण गुजरात का कृषि क्षेत्र 2001 से 2007 तक औसतन 9.6% की दर से बढ़ा। 183 सरदार सरोवर परियोजना से केवल 4 से 6% क्षेत्र की सिंचाई हो पाई। 2008 में मोदी ने टाटा मोटर्स को नैनो कार बनाने के लिए गुजरात में जमीन की पेशकश की थी, क्योंकि लोकप्रिय आंदोलन के कारण कंपनी को पश्चिम बंगाल से बाहर जाना पड़ा था। टाटा के बाद कई अन्य कंपनियां गुजरात चली गईं। मोदी सरकार ने गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग पूरा कर लिया था। मोदी ने राज्य की बिजली वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसका किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा। गुजरात ने ज्योतिग्राम योजना का विस्तार किया, जिसमें कृषि बिजली को अन्य ग्रामीण बिजली से अलग किया गया। कृषि बिजली को निर्धारित सिंचाई मांगों के अनुसार राशन किया गया, जिससे इसकी लागत कम हो गई। किसानों द्वारा किए गए शुरुआती विरोध प्रदर्शन तब समाप्त हो गए जब लाभान्वित लोगों ने पाया कि उनकी बिजली आपूर्ति स्थिर हो गई है, लेकिन एक मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार छोटे किसानों और मजदूरों की कीमत पर निगमों और बड़े किसानों को नीति से लाभ हुआ। विकास पर बहस। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात के आर्थिक विकास के आकलन को लेकर विवादास्पद बहस चल रही है।
उनके कार्यकाल के दौरान राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर औसतन 10% रही, जो अन्य अत्यधिक औद्योगिक राज्यों के समान और पूरे भारत से ऊपर थी। मोदी के पदभार संभालने से पहले 1990 के दशक में भी गुजरात में आर्थिक विकास की दर उच्च थी। कुछ विद्वानों ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान विकास में ज्यादा तेजी नहीं आई। मोदी के नेतृत्व में गुजरात लगातार 2 वर्षों तक भारतीय राज्यों में विश्व बैंक की व्यापार करने में आसानी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। 2013 में देश के 20 सबसे बड़े राज्यों में शासन, विकास, नागरिकों के अधिकार और श्रम और व्यापार विनियमन को मापने वाली एक रिपोर्ट ने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भारतीय राज्यों में गुजरात को पहले स्थान पर रखा। मोदी सरकार के बाद के वर्षों में गुजरात के आर्थिक विकास का अक्सर सांप्रदायिकता के आरोपों का मुकाबला करने के लिए एक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात में कर छूट और व्यवसायों के लिए भूमि प्राप्त करना अन्य राज्यों की तुलना में आसान था। गुजरात को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की मोदी की नीतियों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण शामिल था, जिसमें श्रम कानूनों को बहुत कमजोर कर दिया गया था। अपनी विकास दर के बावजूद मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात का मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, पोषण और शिक्षा के मामले में अपेक्षाकृत खराब रिकॉर्ड रहा है। 2013 में गुजरात गरीबी की दरों के मामले में भारत में 13वें स्थान पर था और शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर था। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 45% बच्चे कम वजन के थे और 23% कुपोषित थे, जिससे भारत राज्य भूख सूचकांक पर खतरनाक श्रेणी में आ गया। यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि मोदी के शासन में गुजरात का बच्चों के टीकाकरण में खराब रिकॉर्ड रहा है। 2001 से 2011 तक गुजरात ने गरीबी और महिला साक्षरता के संबंध में देश के बाकी हिस्सों के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदली और 29 भारतीय राज्यों के मध्यमान के पास बना रहा। इसने शिशु मृत्यु दर में मामूली सुधार दिखाया और व्यक्तिगत उपभोग के संबंध में इसकी स्थिति में गिरावट आई। गुजरात के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कई भारतीय राज्यों से नीचे थी। राज्य सरकार की सामाजिक नीतियों से आम तौर पर मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ और आम तौर पर सामाजिक असमानताएं बढ़ी। गुजरात में विकास आम तौर पर शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक और निचली जातियों के लोग तेजी से हाशिए पर थे। 2013 में राज्य मानव विकास सूचकांक में 21 भारतीय राज्यों में से 10वें स्थान पर था। मोदी के तहत राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर राष्ट्रीय औसत से कम खर्च किया। रिश्वतखोरी के आरोप 2013 और 2014 में अपने छापों के दौरान सीबीआई ने 2 बड़ी भारतीय कंपनियों सहारा समूह और आदित्य बिड़ला समूह से कुछ डायरियां जब्त की। इन डायरियों में भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेडी आदि सहित 18 राजनीतिक दलों के नेताओं को किए गए कथित भुगतानों का संदर्भ था। इनमें कुछ प्रविष्टियां थीं जिनमें गुजरात के सीएम और अहमदाबाद मोदी जी का उल्लेख था। इन प्रविष्टियों का हवाला देते हुए 21 दिसंबर 2016 को विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सहारा समूह और आदित्य बिड़ला समूह से 65 करोड़ रुपए $7.8 मिलियन की नकद रिश्वत प्राप्त की थी। नवंबर 2016 में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मोदी सहित कुछ वरिष्ठ लोक सेवकों को किए गए कथित रिश्वत भुगतान की जांच की मांग की थी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जनवरी 2017 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उपलब्ध कराए गए सबूत अपर्याप्त थे। बाद में न्यायमूर्ति मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान कई फैसलों में मोदी सरकार का पक्ष लेने के लिए वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई थी। द वायर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा बिड़ला डायरियों की जांच को दफनाने के तरीके पर सवाल उठाया। प्रीमियरशिप अभियान 2014 भारतीय आम चुनाव। मुख्य लेख 2014 के भारतीय आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान। सितंबर 2013 में मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। कई भाजपा नेताओं, जिनमें भाजपा के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं, जिन्होंने उन नेताओं के प्रति चिंता का हवाला दिया जो अपने व्यक्तिगत एजेंडे से चिंतित थे, ने मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया। मोदी ने भाजपा के 2009 के आम चुनाव अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। भाजपा को वोट देने वाले कई लोगों ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो वे किसी अन्य पार्टी को वोट देते। एक व्यक्ति के रूप में मोदी पर ध्यान भाजपा चुनाव अभियान के लिए असामान्य था। चुनाव को नरेंद्र मोदी पर जनमत संग्रह के रूप में वर्णित किया गया था।
अभियान के दौरान मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार के तहत भ्रष्टाचार के घोटालों पर ध्यान केंद्रित किया और एक राजनेता के रूप में अपनी छवि पर काम किया, जिसने गुजरात में जीडीपी विकास की उच्च दर बनाई थी। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो विशिष्ट नीतियों पर ध्यान केंद्रित किए बिना विकास ला सकता है। उनके संदेश को युवा और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच समर्थन मिला। मोदी के नेतृत्व में भाजपा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मोदी की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में चिंताओं को कम करने में सक्षम थी, जिन क्षेत्रों में उन्हें पहले आलोचना मिली थी। चुनाव से पहले मोदी की मीडिया छवि 2002 के गुजरात दंगों में उनकी भूमिका के इर्द गिर्द केंद्रित थी, लेकिन अभियान के दौरान भाजपा ने मोदी की नवोदारवादी विचारधारा और विकास के गुजरात मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया। भाजपा ने खुद को उन राजनीतिक नेताओं के साथ पहचानने की कोशिश की जिन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद का विरोध किया। सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया गया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में। विवादास्पद समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। भाजपा के अभियान को मीडिया में इसके व्यापक प्रभाव से मदद मिली। मोदी के अभियान पर लगभग 50 रुपए बिलियन $600 मिलियन खर्च हुए और भाजपा को कॉरपोरेट दाताओं से व्यापक वित्तीय सहायता मिली। अधिक पारंपरिक अभियान विधियों के अलावा मोदी ने सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया और होलोग्राम प्रदर्शनों के माध्यम से 1000 से अधिक रैलियों को संबोधित किया। भाजपा ने 31% वोट जीते और लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या दोगुनी से भी अधिक बढ़ाकर 282 कर ली, जो 1984 के बाद से अपने दम पर बहुमत सीटें जीतने वाली पहली पार्टी बन गई। कांग्रेस और उत्तर भारत में क्षेत्रीय दलों के साथ मतदाता असंतोष और आरएसएस से समर्थन भाजपा की सफलता के कारण थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसने उच्च जाति के हिंदुओं से असाधारण रूप से उच्च समर्थन प्राप्त किया और इसका मुस्लिम वोट 10% तक बढ़ गया। भाजपा ने देश के उन हिस्सों में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया जहां हाल ही में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई थी। भाजपा की जीत की भव्यता ने कई टिप्पणीकारों को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि चुनाव ने प्रगतिशील दलों से दक्षिणपंथ की ओर एक राजनीतिक पुनर्संरेखण का गठन किया। मोदी द्वारा अपनी जीत की घोषणा करते हुए किए गए ट्वीट को धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य से पूंजीवाद और हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर राजनीतिक पुनर्संरेखण का प्रतीक बताया गया। मोदी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों वाराणसी और वडोदरा से उम्मीदवार थे। उन्होंने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 मतों से और वडोदरा में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,128 मतों से हराया। भारत के राष्ट्रपति ने मोदी को, जो सर्वसम्मति से भाजपा के नेता चुने गए, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सांसदों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से रोकने वाले कानून का पालन करने के लिए उन्होंने वडोदरा सीट खाली कर दी। 2019 भारतीय आम चुनाव। 13 अक्टूबर 2018 को मोदी को 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया। भाजपा के मुख्य प्रचारक इसके अध्यक्ष अमित शाह थे। मोदी ने आम चुनाव से पहले पार्टी के मैं भी एक चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत की, जो कांग्रेस के अभियान के नारे चौकीदार चोर है के खिलाफ था। 2018 में तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के अभियान को लेकर एनडीए से अलग हो गई। अमित शाह ने 8 अप्रैल 2019 को भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत की। अभियान में विपक्ष ने फ्रांस सरकार के साथ राफेल सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मोदी पर निशाना साधा। इस सौदे से जुड़े विवाद को उजागर किया। मोदी का अभियान रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित था, खासकर पुलवामा हमले और जवाबी बालाकोट हवाई हमले के बाद, जिसे उनके प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया। अभियान के अन्य विषय पहले प्रीमियरशिप में विकास और अच्छे विदेशी संबंध थे। मोदी ने वाराणसी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा की शालिनी यादव को हराकर 4,79,505 मतों के अंतर से सीट जीती, जो सपा बसपा गठबंधन की उम्मीदवार थीं। मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सर्वसम्मति से दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जब गठबंधन ने लोकसभा में 353 सीटों के साथ दूसरी बार चुनाव जीता। अकेले भाजपा ने 303 सीटें जीतीं। 2024 भारतीय आम चुनाव। नवंबर 2023 में मोदी को 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा उम्मीदवार नामित किया गया। भाजपा के मुख्य प्रचारक इसके गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा थे।
मोदी ने कांग्रेस के गारंटी अभियानों के खिलाफ आम चुनाव से पहले पार्टी के मोदी की गारंटी मोदी का आश्वासन अभियान की शुरुआत की, जिसके कारण कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में पार्टी की भारी जीत हुई। मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के अजय राय को हराकर 1,52,513 मतों के अंतर से सीट जीती, जिन्होंने एसपी-आईएनसी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उनकी जीत का अंतर भारत में किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए अब तक का दूसरा सबसे कम प्रतिशत अंकों में था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुल 292 सीटें हासिल कीं, जो साधारण बहुमत से 20 सीटें आगे थीं, और भाजपा ने अकेले 240 सीटें जीतीं। मोदी ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार में विश्वास जताने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री 2014 वर्तमान 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की भारी जीत के बाद मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री (पीएम) के रूप में शपथ ली, जो 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से देश की आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले भारतीय पीएम बने। एनडीए की 2019 के लोकसभा चुनाव जीत के बाद 2019 में पीएम के रूप में मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। 6 दिसंबर 2020 को वह भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। शासन और अन्य पहल। पीएम के रूप में मोदी के पहले वर्ष में सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्रीकरण देखा गया। मोदी, जिनके पास शुरुआत में भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में बहुमत की कमी थी, ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कई अध्यादेश पारित किए, जिससे सत्ता का और अधिक केंद्रीकरण हुआ। उनके प्रशासन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और न्यायपालिका को कम करने के लिए एक विधेयक पारित किया। दिसंबर 2014 में उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की स्थापना की, जिससे पहले योजना आयोग के पास जो शक्ति थी वह पीएम के पास केंद्रित हो गई। पिछले वर्षों में योजना आयोग की सरकार में अकुशलता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को पूरा नहीं करने के लिए आलोचना की गई थी, लेकिन 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से यह सामाजिक न्याय से संबंधित उपायों के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी निकाय रहा है। प्रशासन के अपने पहले वर्ष में मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से कई नागरिक समाज संगठनों और विदेशी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की जांच शुरू की, इस आधार पर कि ये संगठन आर्थिक विकास को धीमा कर रहे थे। जांच की आलोचना एक चुड़ैल के शिकार के रूप में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठन मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स और पर्यावरण गैर लाभकारी संगठन सिएरा क्लब और आवाज उन समूहों में शामिल थे जिनकी जांच की गई थी। इससे भाजपा के भीतर उनकी कार्यशैली को लेकर असंतोष पैदा हुआ और इंदिरा गांधी की शासन शैली से तुलना की जाने लगी। मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहले 3 वर्षों में 1200 अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया। पिछले 64 वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा 1301 ऐसे कानूनों को निरस्त किया गया था। मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत इस लक्ष्य के साथ की कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण को बढ़ावा मिले और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिले। 2019 में आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का कानून पारित किया गया। 2016 में मोदी के प्रशासन ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की। इस योजना के कारण 2014 की तुलना में 2019 में अतिरिक्त 24% भारतीय परिवारों को एलपीजी तक पहुंच मिली। 2022 में सरकार ने उज्ज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए एलपीजी सब्सिडी समाप्त कर दी। मई 2023 से कुछ समूहों के बीच जातीय तनाव के कारण मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई हैं। हिंसा के 1 महीने बाद लगभग 100 लोग मारे गए और 36,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया की कमी के लिए मोदी की आलोचना की गई है। हिंदुत्व। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की गतिविधियों का दायरा बढ़ गया, कभी-कभी सरकार के समर्थन से। इन गतिविधियों में एक हिंदू धार्मिक रूपांतरण कार्यक्रम लव जिहाद, एक इस्लामोफोबिक षड्यंत्र सिद्धांत की कथित इस्लामी प्रथा के खिलाफ अभियान और दक्षिणपंथी संगठन हिंदू महासभा के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जश्न मनाने का प्रयास शामिल था। गृह मंत्री सहित सरकारी अधिकारियों ने रूपांतरण कार्यक्रमों का बचाव किया।
मोदी के नेतृत्व में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच संबंध मजबूत हुए। आरएसएस ने भाजपा के चुनावी अभियानों को संगठनात्मक समर्थन प्रदान किया, जबकि मोदी प्रशासन ने आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों को प्रमुख सरकारी पदों पर नियुक्त किया। 2014 में येल्लप्रगदा सुदर्शन राव, जो पहले आरएसएस से जुड़े थे, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर के अध्यक्ष बने। इतिहासकारों और आईसीएचआर के पूर्व सदस्यों, जिनमें भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाले भी शामिल हैं, ने एक इतिहासकार के रूप में राव की साख पर सवाल उठाए और कहा कि नियुक्ति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे का हिस्सा थी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी प्रशासन ने विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों का नेतृत्व करने के लिए अन्य आरएसएस सदस्यों को नियुक्त किया। मोदी प्रशासन ने सरकार द्वारा अनुमोदित इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में भी कई बदलाव किए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर जोर नहीं दिया गया और मोदी की भूमिका को महिमामंडित किया गया। साथ ही भारतीय समाज को सामंजस्यपूर्ण और संघर्ष और असमानता से मुक्त दिखाया गया। 2019 में मोदी प्रशासन ने एक नागरिकता कानून पारित किया, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं, को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, लेकिन मुसलमानों को पात्रता प्रदान नहीं करता है। यह पहली बार था जब भारतीय कानून के तहत नागरिकता के मानदंड के रूप में धर्म का खुले तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसने वैश्विक आलोचना को आकर्षित किया और व्यापक विरोध को प्रेरित किया, जिसे कोविड-19 महामारी ने रोक दिया। विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ जवाबी प्रदर्शन 2020 के दिल्ली दंगों में विकसित हुए, जो मुख्य रूप से हिंदू भीड़ द्वारा मुसलमानों पर हमला करने के कारण हुए। विरोध प्रदर्शनों में 75 लोग मारे गए, जिनमें से 2/3 मुस्लिम थे। 5 अगस्त 2020 को मोदी ने अयोध्या का दौरा किया, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन को हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ 2.0 हेक्टेयर जमीन देने का आदेश दिया। मोदी राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के मंदिरों का दौरा करने वाले पहले पीएम बने। 2019 में सत्ता में लौटने के तुरंत बाद मोदी ने 3 कदम उठाए, जिनकी आरएसएस लंबे समय से मांग कर रही थी। ट्रिपल तलाक की प्रथा को गैरकानूनी बना दिया गया और 1 अगस्त 2019 से यह दंडनीय कृत्य बन गया। प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और इसके राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया। इसे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया। इस क्षेत्र को लॉकडाउन के तहत रखा गया था और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था और फरवरी 2021 तक पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया था। सैकड़ों राजनीतिक नेताओं सहित हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्गठन या नागरिकता संशोधन अधिनियम को संवैधानिक चुनौतियों पर सुनवाई नहीं की। भट्टी और सुंदर के अनुसार यह सुप्रीम कोर्ट और अन्य प्रमुख संस्थानों की तोड़फोड़ का एक उदाहरण है, जो भाजपा के पक्ष में नियुक्त लोगों से भरे हुए थे। 2024 के भारतीय आम चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान मोदी ने मुसलमानों को कई बच्चों वाले घुसपैठियों के रूप में संदर्भित किया, जो भारत की संपत्ति ले जाएंगे अगर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सत्ता में आए। बाद में एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि सामाजिक वर्ग की परवाह किए बिना गरीबी से ग्रस्त पड़ोस में अधिक बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अभियान भाषण में मुस्लिम या हिंदू का कोई उल्लेख नहीं किया। हालांकि फैक्ट चेकर्स ने मोदी के इस दावे का खंडन किया है और उनके चुनाव अभियान में कई ऐसे उदाहरण पाए हैं जहां उन्होंने सांप्रदायिक रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया। अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां निजीकरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर केंद्रित थीं और नवोदारवादी ढांचे पर आधारित थीं। मोदी ने भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों को उदार बनाया, जिससे रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति मिली। अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों के गठन को अधिक कठिन बनाना और नियोक्ताओं के लिए भर्ती और बर्खास्तगी को आसान बनाना शामिल था। इनमें से कुछ प्रस्तावों को विरोध के बाद छोड़ दिया गया था। सुधारों को यूनियनों से कड़ा विरोध मिला। 2 सितंबर 2015 को देश की 11 सबसे बड़ी यूनियनों, जिनमें से एक भाजपा से संबद्ध थी, ने हड़ताल की। संघ परिवार आरएसएस का परिवार के एक घटक भारतीय मजदूर संघ, भारतीय श्रमिक संघ। मोदी प्रशासन द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण उपायों के लिए समर्पित धनराशि में काफी कमी की गई। सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च किया जाने वाला धन पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 14.6% से घटकर मोदी के पहले वर्ष के दौरान 12.6% हो गया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च में 15% की गिरावट आई।
सरकार ने कॉरपोरेट करों को कम किया, संपत्ति कर को समाप्त किया, बिक्री करों में वृद्धि की और सोने और आभूषणों पर सीमा शुल्क कम किया। अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया। मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने बजट के हिस्से के रूप में शिक्षा पर खर्च कम कर दिया। 5 वर्षों में शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% से घटकर 0.5% हो गया। बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने वाले बजट का प्रतिशत 2014 और 2022 के बीच लगभग आधा हो गया। परिवहन बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.4% से बढ़कर 2023 में 1.7% हो गया। सितंबर 2014 में मोदी ने देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लक्ष्य के साथ विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों ने पहल का समर्थन किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह विदेशी निगमों को भारतीय बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने की अनुमति देगा। मोदी के प्रशासन ने एक भूमि सुधार विधेयक पारित किया, जिसने उन्हें सामाजिक प्रभाव आकलन किए बिना और इसके मालिक किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी। संसद में विरोध का सामना करने के बाद विधेयक को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन अंततः इसे समाप्त होने दिया गया। मोदी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद देश में सबसे बड़ा कर सुधार माल और सेवा कर पारित किया, जिसमें लगभग 17 कर शामिल थे। अपने पहले कैबिनेट फैसले में मोदी ने काले धन की जांच के लिए एक टीम गठित की। 9 नवंबर 2016 को सरकार ने भ्रष्टाचार, काले धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के इरादे से 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण किया। इस कदम से नकदी की भारी कमी हो गई और भारतीय शेयर सूचकांक BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट आई और पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अनुमान है कि 1.5 मिलियन नौकरियां चली गईं और देश की GDP का 1% खत्म हो गया। नकदी का आदान प्रदान करने की भीड़ से कई मौतें जुड़ी हुई थीं। अगले वर्ष व्यक्तियों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या में 25% की वृद्धि हुई और डिजिटल लेन देन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन की तुलना में मोदी के प्रशासन में GDP वृद्धि में गिरावट और बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई है। मोदी के प्रधानमंत्रित्व के पहले 8 वर्षों के दौरान भारत की GDP पिछली सरकार के तहत 7.03% की दर की तुलना में 5.5% की औसत दर से बढ़ी। आय असमानता बढ़ी। एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में बेरोजगारी 45 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नौकरियों के नुकसान को 2016 के बैंकनोट विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर के प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2018 से 19 वित्तीय वर्ष में GDP वृद्धि 6.12% थी, जिसमें मुद्रास्फीति दर 3.4% थी। वर्ष 2019 से 20 में GDP वृद्धि दर धीमी होकर 4.18% हो गई, जबकि मुद्रास्फीति बढ़कर 4.7% हो गई। 2020 से 21 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% की गिरावट आई और अगले वित्तीय वर्ष में 8.2% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले वर्ष में मोदी ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा खर्च को कम कर दिया। जनवरी 2015 में मोदी सरकार ने अपनी नई स्वास्थ्य नीति NHP शुरू की, जिसने स्वास्थ्य सेवा पर सरकार के खर्च में वृद्धि नहीं की, लेकिन निजी स्वास्थ्य सेवा संगठनों की भूमिका पर जोर दिया। यह पिछली कांग्रेस सरकार की नीति से अलग एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की सहायता के लिए कार्यक्रमों का समर्थन किया था, जिसमें बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी शामिल थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें इन सूचकांकों पर लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल थे, को पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में लगभग 20% कम धन प्राप्त हुआ। मोदी प्रशासन ने अपने दूसरे वर्ष में स्वास्थ्य सेवा बजट में 15% की और कमी की। अगले वर्ष के लिए स्वास्थ्य सेवा बजट में 19% की वृद्धि हुई। 350 2018 में स्वास्थ्य सेवा बजट में 11.5% की वृद्धि हुई। इस बदलाव में सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए 20 रुपए बिलियन $240 मिलियन का आवंटन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में कमी शामिल थी। मोदी ने अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में स्वच्छता पर अपनी सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया।
अभियान के घोषित लक्ष्यों में 5 साल के भीतर खुले में शौच और मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना शामिल था। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण शुरू किया और लोगों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार ने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना की भी घोषणा की और 2019 तक 60 मिलियन शौचालय बनाने की योजना बनाई। निर्माण परियोजनाओं को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और लोगों को नवनिर्मित शौचालयों का उपयोग करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ा। 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि स्वच्छता प्रयास शुरू होने के बाद ग्रामीण भारत में कम से कम 1,80,000 डायरिया से होने वाली मौतों को रोका गया। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के जवाब में मोदी प्रशासन ने महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया। उसी महीने सभी वाणिज्यिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी गईं। मोदी ने 22 मार्च को 14 घंटे के कर्फ्यू की घोषणा की और 2 दिन बाद 3 सप्ताह के कुल लॉकडाउन की घोषणा की। अप्रैल से प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए गए और नवंबर 2020 में पूरी तरह से हटा लिए गए। मार्च 2021 में शुरू हुई महामारी की दूसरी लहर पहली की तुलना में काफी विनाशकारी थी। भारत के कुछ हिस्सों में टीकों, अस्पताल के बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की कमी का अनुभव हुआ। भारत ने जनवरी 2021 में अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। जनवरी 2022 में भारत ने घोषणा की कि उसने लगभग 1.7 बिलियन टीके लगाए हैं और 720 मिलियन से अधिक लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। मई 2022 में WHO ने अनुमान लगाया कि भारत में कोविड-19 से 4.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से ज्यादातर 2021 के मध्य में दूसरी लहर के दौरान हुई थी, जो भारत सरकार के अनुमान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। मोदी प्रशासन ने WHO के अनुमान को खारिज कर दिया। विदेश नीति। विदेश नीति ने मोदी के चुनाव अभियान में एक छोटी भूमिका निभाई और भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल नहीं हुई। मोदी की विदेश नीति पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह आर्थिक संबंधों, सुरक्षा और क्षेत्रीय संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। मोदी ने मनमोहन सिंह की बहुसंरेखण की नीति को जारी रखा। मोदी प्रशासन ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे नारों के इस्तेमाल से कई स्रोतों, विशेष रूप से पूर्वी एशिया से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। सरकार ने मध्य पूर्व में इस्लामिक देशों जैसे बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ इजराइल के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की भी कोशिश की। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारत के अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। आम चुनाव के दौरान मोदी के प्रधानमंत्रित्व में रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर व्यापक संदेह था। 2005 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी को उनके खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए जॉर्ज W. बुश के राष्ट्रपतित्व के दौरान अमेरिकी वीजा देने से इनकार कर दिया गया था। चुनाव से पहले मोदी की जीत को भांपते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने पश्चिम से अधिक मिलमिलाप के हिस्से के रूप में मोदी से संपर्क किया। भारत के पीएम के रूप में मोदी की 2014 की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें टेलीफोन पर बधाई दी और मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। मोदी सरकार ने बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपतित्व के दौरान अमेरिका के साथ सकारात्मक संबंध बनाए। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहले कुछ महीनों के दौरान मोदी ने अपनी नीति के समर्थन में कई देशों का दौरा किया और ब्रिक्स, आसियान और G20 शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की पहली यात्राओं में से एक नेपाल थी, जिसके दौरान उन्होंने 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया था। मोदी ने अमेरिका की कई यात्राएं भी कीं। इसे एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में वर्णित किया गया था क्योंकि 2002 के गुजरात दंगों में उनकी भूमिका के कारण अमेरिका ने मोदी को अमेरिकी यात्रा वीजा देने से पहले इनकार कर दिया था। इन यात्राओं से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद थी। 2015 में भारतीय संसद ने भारत बांग्लादेश परिक्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ भूमि विनिमय समझौते की पुष्टि की, जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। मोदी के प्रशासन ने भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। नीति, जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया था, में भारतीय विदेश नीति को पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर निर्देशित करना शामिल था। सरकार ने भारतीय राज्य मणिपुर के माध्यम से म्यांमार के साथ भूमि संपर्क में सुधार के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह म्यांमार के साथ भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव से एक विराम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें व्यापार पर सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी।
2020 चीन भारत झड़पों के बाद चीन भारत संबंध तेजी से बिगड़ गए। मोदी ने अफगानिस्तान को $900 मिलियन की सहायता देने का वादा किया, जहां उन्होंने 2 बार दौरा किया और 2016 में उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। सितंबर 2022 में मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध विकसित किया। G20 प्रेसिडेंसी। भारत ने 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसके दौरान अफ्रीकी संघ स्थायी सदस्य के रूप में G20 में शामिल हुआ। 26 अगस्त 2023 को एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के विकसित एजेंडे के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जो मानव केंद्रित विकास दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, जो वैश्विक दक्षिण की चिंताओं के साथ संरेखित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, G20 के ऋण के लिए सामान्य ढांचे के माध्यम से ऋण पुनर्गठन और वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिए रणनीति शामिल है। समाचार स्रोतों CNN, रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि G20 बैठक की अगुवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित भारतीय अधिकारियों ने नई दिल्ली में बेघर आश्रयों और झुग्गी बस्तियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप इसके हाशिए के निवासियों को बेदखल कर दिया गया। भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस सूचना ब्यूरो ने दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया गया था और 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से जुड़ा नहीं था। रक्षा। मोदी के कार्यकाल में भारत का नाममात्र सैन्य खर्च लगातार बढ़ा है। मोदी के कार्यकाल के दौरान सैन्य बजट में गिरावट आई, जीडीपी के एक अंश के रूप में और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर। सैन्य बजट का एक बड़ा हिस्सा कार्मिक लागतों के लिए समर्पित था। टिप्पणीकारों ने लिखा कि बजट भारतीय सैन्य आधुनिकीकरण को बाधित कर रहा था। मोदी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान पाकिस्तान पर सख्त होने का वादा किया और बार बार पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक कहा। 29 सितंबर 2016 को मोदी प्रशासन ने कहा कि भारतीय सेना ने आजाद कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारतीय मीडिया ने कहा कि स्ट्राइक में 50 आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक होने से इनकार किया। 406 बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि स्ट्राइक के दायरे और हताहतों की संख्या के बारे में भारत का बयान अतिरंजित था। फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान में एक कथित आतंकवादी शिविर के खिलाफ हवाई हमले किए, कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं मारा गया। घटना के 8 महीने बाद मोदी प्रशासन ने स्वीकार किया कि 6 भारतीय सैन्यकर्मी मित्रवत गोलीबारी में मारे गए थे। मई 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों ने विवादित पैंगोंग झील, लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास और सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा सहित चीन भारतीय सीमा पर आक्रामक झड़पें की। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त झड़पें हुई। 2020 में राष्ट्रों के बीच झड़पों के कारण दोनों पक्षों की ओर से कई सीमा संघर्ष, प्रतिक्रियाएं हुई। शांति के लिए सैन्य और कूटनीतिक साधनों का उपयोग करते हुए भारत और चीन के बीच कई वार्ताएं हुई। 2021 में पहली सीमा झड़प 20 जनवरी को हुई थी। इसे सिक्किम में मामूली सीमा झड़प के रूप में संदर्भित किया गया था। जून 2020 से चीन को लगभग 2000 वर्ग किमी जमीन सौंपने पर चुप्पी बनाए रखने के लिए मोदी की आलोचना की गई है। दिसंबर 2021 में मोदी ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोदी सरकार ने S-400 मिसाइल प्रणाली, एक एंटी मिसाइल स्ट्राइकिंग सिस्टम खरीदा, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए। भारत ने यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण की निंदा करने से इनकार कर दिया और तटस्थ रहा। भारत सरकार की ऑपरेशन गंगा पहल ने युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मांग की। 19,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया, जिनमें कुछ पड़ोसी देशों के भी थे। पर्यावरण। अपने मंत्रिमंडल का नामकरण करते समय मोदी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया और अपने प्रशासन के पहले बजट में इसके धन आवंटन को आधे से भी कम कर दिया। नए मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानूनों को हटा दिया या कमजोर कर दिया और अन्य औद्योगिक गतिविधि से संबंधित। सरकार ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन करने की भी कोशिश की ताकि इसमें अब गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि न हो, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कदम को रोक दिया। अन्य परिवर्तनों में छोटे खनन परियोजनाओं पर मंत्रालय की निगरानी में कमी और वन क्षेत्रों के अंदर परियोजनाओं के लिए आदिवासी परिषदों से अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल था। मोदी ने भारत के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में नई औद्योगिक गतिविधि पर रोक भी हटा दी।
इन परिवर्तनों का व्यवसायियों ने स्वागत किया, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसकी आलोचना की। 2014 में असमिया छात्रों से बात करते हुए मोदी ने जलवायु परिवर्तन को कमतर आंकते हुए कहा, जलवायु नहीं बदली है, हम बदल गए हैं। हमारी आदतें बदल गई हैं। हमारी आदतें खराब हो गई हैं। उसके कारण हमने अपना पूरा पर्यावरण नष्ट कर दिया है। हालांकि बाद में अपने प्रशासन में उन्होंने जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया है, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार के साथ। 2015 में मोदी ने सौर ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल का प्रस्ताव रखा। विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराते हुए मोदी और उनकी सरकार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन में भारत की ऐतिहासिक भूमिका नगण्य रही है। COP26 सम्मेलन में मोदी ने घोषणा की कि भारत 2070 तक कार्बन तटस्थता को लक्षित करेगा और अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करेगा। इसने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही 10% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। लोकतांत्रिक पतन। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक पतन का अनुभव किया है। एक अध्ययन के अनुसार भाजपा सरकार ने राजनीतिक कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए मौजूद लगभग सभी मौजूदा तंत्रों पर क्रमिक रूप से लेकिन व्यवस्थित रूप से हमला किया है, या तो यह सुनिश्चित करके कि ये तंत्र राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन हो गए हैं या पार्टी के वफादारों द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं। मोदी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के वैकल्पिक स्रोतों को कमजोर करते हुए मीडिया और शिक्षा जगत में आलोचकों को डराने और दबाने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल किया है। उनके प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक जनादेश का उपयोग करने के लिए आलोचना की गई है, जिसमें आर्थिक विकास के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। पीएम के रूप में मोदी के दूसरे कार्यकाल में विशेष रूप से नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता का क्षरण देखा गया। सार्वजनिक धारणा और छवि। नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। छवि। मोदी शाकाहारी और शराब न पीने वाले हैं, जिनकी जीवन शैली मितव्ययी है और वे काम में व्यस्त रहने वाले और अंतर्मुखी हैं। 31 अगस्त 2012 को उन्होंने गूगल हैंगआउट पर पोस्ट किया, जो लाइव चैट पर नागरिकों से बातचीत करने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। मोदी को उनके खास कुरकुरे, आधे बाजू के कुर्ते और पिनस्ट्रिप में बार बार उनके नाम की कढ़ाई वाले सूट के लिए फैशन आइकन कहा जाता है, जिसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राजकीय यात्रा के दौरान पहना था, जिसने जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और आलोचना भी हुई। विद्वानों और जीवनीकारों ने मोदी के व्यक्तित्व को ऊर्जावान, विलक्षण, अभिमानी और करिश्माई बताया है। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नामांकन ने समकालीन भारत के सबसे विवादास्पद और विभाजनकारी राजनेताओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की ओर ध्यान आकर्षित किया। 2014 के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने मोदी की छवि एक मजबूत मर्दाना नेता के रूप में पेश की, जो कठिन निर्णय लेने में सक्षम होगा। जिन अभियानों में उन्होंने भाग लिया है, उनमें मोदी पर एक व्यक्ति के रूप में ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भाजपा और आरएसएस के लिए एक असामान्य रणनीति है। मोदी ने आर्थिक विकास और वृद्धि लाने में सक्षम राजनेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा किया है। 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका आलोचना और विवाद को आकर्षित करती रही है। मोदी के कट्टर हिंदुत्व दर्शन और उनकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की भी आलोचना होती रही है। अनुमोदन रेटिंग। अपने प्रीमियरशिप के दौरान मोदी को लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग मिली है। कार्यालय में अपने पहले वर्ष के अंत में उन्हें एक प्यू रिसर्च पोल में 87% की समग्र अनुमोदन रेटिंग मिली, जिसमें 68% उत्तरदाताओं ने उन्हें बहुत अनुकूल रेटिंग दी और 93% ने उनकी सरकार का अनुमोदन किया। इंस्टावाणी द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार मोदी की अनुमोदन रेटिंग उनके दूसरे वर्ष के दौरान लगभग 74% पर लगातार बनी रही। कार्यालय में अपने दूसरे वर्ष के अंत में एक अद्यतन प्यू रिसर्च पोल से पता चला कि मोदी को 81% की उच्च समग्र अनुमोदन रेटिंग प्राप्त करना जारी रहा, जिसमें 57% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल रेटिंग दी। कार्यालय में अपने तीसरे वर्ष के अंत में एक और प्यू रिसर्च पोल ने मोदी को 88% की समग्र अनुमोदन रेटिंग के साथ दिखाया। मई 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 77% उत्तरदाताओं ने मोदी को बहुत अच्छा और अच्छा बताया। 2017 की शुरुआत में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण से पता चला कि मोदी भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर नामक एक साप्ताहिक विश्लेषण में मोदी को 22 दिसंबर 2020 तक ट्रैक किए जा रहे 13 देशों के सभी सरकारी नेताओं में सबसे अधिक शुद्ध अनुमोदन रेटिंग मिली थी। लोकप्रिय संस्कृति में यह भी देखें श्रेणी नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक चित्रण। मोदी काका का गांव, मोदी चाचा का शहर तुषार अमरीश गोयल की 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो मोदी के बारे में पहली बायोपिक है। इसमें विकास महंते ने मुख्य भूमिका निभाई है। उमंग कुमार की 2019 की हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में हैं और मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी को कवर करती है। मोदी जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन नामक एक भारतीय वेब सीरीज जो इसी आधार पर आधारित है, मई 2019 में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इरोस नाउ पर रिलीज की गई थी, जिसमें आशीष शर्मा ने मोदी की भूमिका निभाई थी। 7 RCR 7 रेसकोर्स रोड 2014 की एक भारतीय डॉक्यूड्रामा राजनीतिक टेलीविजन श्रृंखला जो प्रमुख भारतीय राजनेताओं के राजनीतिक करियर को दर्शाती है, ने 1950 से 2001 तक नरेंद्र मोदी की कहानी, 2001 से 2013 तक के विवादास्पद वर्षों में नरेंद्र मोदी की कहानी, ब्रांड मोदी के पीछे का सच, नरेंद्र मोदी की 7 RCR तक की चुनावी यात्रा और नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार का मास्टर प्लान एपिसोड में मोदी के पीएम कार्यालय में उदय को कवर किया, जिसमें संगम राय मोदी की भूमिका में थे। भारत मोदी प्रश्न 2023 बीबीसी वृत्तचित्र 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके रिकॉर्ड की जांच करता है। भारत सरकार ने वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। मोदी के अन्य चित्रणों में फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में रजत कपूर और वेब टेलीविजन श्रृंखला अवरोध द सीज विदिन 2020 में विक्रम गोखले द्वारा निभाए गए चित्रण शामिल हैं, जो दोनों ही 2016 के उरी हमले और उसके बाद की भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित हैं। गोखले ने सीक्वल अवरोध द सीज विदिन 2022 में भूमिका दोहराई, जो 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण पर आधारित है। प्रताप सिंह ने चांद बुझ गया 2005 में मोदी पर आधारित एक किरदार निभाया, जो गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मोदी जुलाई 2019 में होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में दिखाई दिए। रियलिटी शो में आने वाले बराक ओबामा के बाद दूसरे विश्व नेता बन गए। शो में मोदी जंगलों में घूमते हैं और ग्रिल्स के साथ प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात करते हैं। यह एपिसोड उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रिकॉर्ड किया गया था और भारत और 180 अन्य देशों में प्रसारित किया गया था। मोदी ऑल इंडिया रेडियो पर एक मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की मेजबानी करते हैं और उन्होंने परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता आयोजित की है और छात्रों के लिए और परीक्षाओं में उनके सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की है। पुरस्कार और मान्यता। मार्च 2012 और जून 2014 में नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पर दिखाई दिए। ऐसा करने वाले कुछ भारतीय राजनेताओं में से एक बन गए। 2014 में CNN न्यूज 18 औपचारिक रूप से CNN IBN समाचार नेटवर्क ने मोदी को इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। जून 2015 में मोदी को टाइम मैगजीन के कवर पर दिखाया गया था। 2014, 2015, 2017, 2020 और 2021 में उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें 2014 में दुनिया के 15वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और 2015, 2016 और 2018 में दुनिया के 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा दिया। 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका द्वारा मोदी को दुनिया के 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। 2021 में टाइम ने मोदी को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद स्वतंत्र भारत का तीसरा निर्णायक नेता कहा, जिन्होंने देश की राजनीति पर उनके बाद से किसी की तरह हावी नहीं हुआ। 2015 में फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व के महानतम नेताओं की पहली वार्षिक सूची में मोदी को 5वां स्थान दिया गया था। 2017 में गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन GIA ने एक सर्वेक्षण किया और मोदी को दुनिया के तीसरे शीर्ष नेता का दर्जा दिया। 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 2015 में मोदी को टाइम के इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था, क्योंकि वह ट्विटर और फेसबुक पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता थे। 2018 में वह ट्विटर पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता थे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता थे। अक्टूबर 2018 में
मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरणीय कार्रवाई पर सहयोग के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने में अग्रणी कार्य करके नीति नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राप्त किया। मोदी को 2018 सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे शपथ ग्रहण समारोह के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक भवन के अग्रभाग पर मोदी की एक तस्वीर प्रदर्शित की गई थी। टेक्सास इंडिया फोरम ने 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में मोदी के सम्मान में एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोगों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अमेरिकी राजनेताओं ने भाग लिया, जिससे यह पोप के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने वाले किसी आमंत्रित विदेशी नेता के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा बन गया। इस कार्यक्रम में मोदी को मेयर सिल्वेस्टर टर्नर द्वारा ह्यूस्टन शहर की कुंजी भेंट की गई। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत मिशन और उनके नेतृत्व में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने में भारत द्वारा की गई प्रगति के सम्मान में 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क शहर में 2020 में मोदी उन 8 विश्व नेताओं में शामिल थे जिन्हें चिकित्सा शिक्षा में पैरोडी आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोविड-19 वायरल महामारी का उपयोग करके दुनिया को यह सिखाने के लिए कि राजनेता वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर अधिक तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों में सुधार के लिए मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 24 फरवरी 2021 को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने विवादास्पद रूप से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेखन कैरियर 2008 में मोदी ने ज्योतिपुंज नामक एक गुजराती पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें आरएसएस नेताओं के प्रोफाइल शामिल हैं। सबसे लंबी एमएस गोलवलकर की थी, जिनके नेतृत्व में आरएसएस का विस्तार हुआ और जिन्हें मोदी पूजनीय श्री गुरुजी पूजा के योग्य गुरु के रूप में संदर्भित करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार मोदी का इरादा अपने पाठकों को आरएसएस के कामकाज को समझाना और आरएसएस सदस्यों को आश्वस्त करना था कि वे वैचारिक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स नामक एक किताब भी लिखी, जो बच्चों को परीक्षाओं का सामना करने के लिए एक गाइड है। मोदी ने 8 अन्य किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चों के लिए छोटी कहानियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करने वाले गीत एबंडेंस इन मिलेट्स को 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकन मिला है।